कड़ियाँ हैं। हर एक इंसान को अपने कर्तव्य को इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जो इसके संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिस प्रकार से एसकेट की परीक्षा का आयोजन हर वर्ष करवाता आ रहा है, वर्ष 2025 की एसकेट परीक्षा अभी ड्यू थी, क्योंकि इसका कारण पीछे काफ़ी अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षा का संचालन होना संभावित नहीं था। और अभी शिक्षा निदेशालय से आज ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को यह निर्देश मिले हैं कि आप जून के महीने में 13-14 जून को यानी शनिवार और रविवार को एसटेट की परीक्षा जो है करवा सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन साथ में और ध्यान में रखने की बात कही गई है। एक कंडीशन यह है कि सेंसस में जिन अध्यापकों की प्राध्यापकों की ड्यूटी लगी हुई है, उनको किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस इसमें ना होने पाए या उनके कार्य में बाधा ना किसी प्रकार की आने पाए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से लू का प्रकोप आजकल है, इसकी भी जहाँ तक हो उसकी संभावना को ध्यान में रखा जाए। तो जहाँ तक 13-14 जून की बात डिसाइड की गई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, शायद तब तक लू का प्रकोप भी कम हो जाएगा। जैसे कि हम अपनी एक जो आम भाषा में 9 तपा जो बोलते हैं, शायद वही 31 मई तक या 1-2 जून तक ही उसके बारे में सुनने को आया है। इसके साथ साथ सेंसस में जो कर्मचारी अधिकारी हमारे शिक्षक साथी ड्यूटी पर हैं, उसके अलावा हमारे पास प्राइवेट स्कूल स्टाफ भी काफ़ी उपलब्ध है, जिसकी किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें आने की संभावना नहीं है। मैं साथ साथ में यह भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इस बार पीएसयू एंड टू एंड सारा काम करने जा रही है, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने माननीय सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं, उन्होंने जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं, क्वालिटी एग्जाम की ध्यान में रखते हुए, सेंटिटी परीक्षा की ध्यान में रखते हुए, इंटीग्रिटी ध्यान में रखते हुए, पीएसयू पूरी मुस्तैदी से अपने अनुभव के आधार पर इस काम को करेगी। इसमें यह शर्त एक साथ में सभी अभ्यर्थियों के जो परीक्षा रोल नंबर उस पर देखने को मिलेगी कि 20 क्वेश्चन से ज़्यादा यदि कोई ओएमआर शीट पर बगैर मार्क के छोड़ेंगे, तो उनका जो ओएमआर शीट है वह तुरंत प्रभाव से कैंसिल समझी जाएगी। क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई बाद में या पहले किसी भी तरह की कोई मतलब यूँ कहिए आपकी कमी या अनियमितता ना होने पाए, इसके लिए ऐसा कदम उठाया गया है। तो सभी अभ्यर्थी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा इसके आप ओएमआर शीट में खाली नहीं छोड़ सकेंगे। सर, बात करें बच्चों के लिए दोबारा रीओपन की जाएगी एसटेट परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि और भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दोबारा फॉर्म भर सकें इसमें। बिल्कुल सही बात आपने कही है। वैसे यदि टेक्निकली देखा जाए तो पहले हमने तिथि घोषित नहीं की थी, जिसके आधार पर परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो थे उनके अंदर भी एक संशय था कि क्या पता ऐसी कोई डेट घोषित कर दी जाए, तारीख ऐसी कोई निर्धारित कर दी जाए जिसके आसपास उनकी अपनी व्यस्तताएं जो हैं और अन्य कार्य जो हैं उसकी वजह से क्लियर ना कर सकें। अब जैसे हमने डेट घोषित कर दिया, 13 और 14 जून फाइनल हो चुकी है, तो इसके आधार पर एक बार हम पीएसयू से इस बारे में ज़रूर कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से अभ्यर्थियों को एक अवसर ऐसा दिया जाए। सर, कितने छात्र बैठेंगे, कितने परीक्षा केंद्र बनेंगे, मतलब 13 तारीख को किस चीज़ की परीक्षा होगी, 14 को किन की होगी, वो थोड़ा शेड्यूल बता दें। अभी यदि मैं आपको एक जो प्रेजेंट स्टेटस है, संख्या जो है अभ्यर्थियों की, वह लगभग 2,45,000 हैं और एक परीक्षा केंद्र पर 300 अभ्यर्थी जो हैं परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। तो उस हिसाब से यदि हम लगभग अंदाज़ा लगाएं तो 820-25 के आसपास 820-825 के आसपास सेंटर्स जो बनेंगे। इसके बावजूद मैं यह बताना चाहूँगा कि कई बार परीक्षा केंद्र कम और ज़्यादा संख्या की वजह से कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। L1 परीक्षा जो होती है वह पहले दिन होगी, लेवल 1 परीक्षा जिसे आप कहेंगे। L2 परीक्षा दूसरे दिन सुबह की पारी में होगी। L3 परीक्षा अगले दिन शाम की पारी में होगी। इसके बावजूद यदि किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन मिलता है या कोई बदलाव इसमें किया जाता है L1, L2, L3 में, तो उसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों को बाकायदा सूचित कर दिया जाएगा। सर, जून के महीने में तो फीस ज़्यादा होती है, परीक्षा केंद्र पे परीक्षार्थी जाएंगे, वो फॉर्मेलिटी में भी घंटा तो घंटा रहेगा। अगर कोई परीक्षार्थी बीमार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है, मानवता के नाते आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सभी स्कूल्स की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो परीक्षा केंद्र पहली बात तो यह है कि हर एक अभ्यर्थी, हर एक परीक्षार्थी जो होगा उनके होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। दूसरा यह है कि हम आमतौर पर पब्लिक स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स और ऐसी बिल्डिंग्स हम लेने जा रहे हैं परीक्षा के लिए, खासतौर पर जो केंद्र होंगे परीक्षा केंद्र, जहाँ पानी, बिजली और टॉयलेट्स वगैरह की उचित सुविधा होगी। तो दिव्यांग परीक्षार्थी हैं उनके लिए उचित सुविधा जहाँ पर होगी। इसके बावजूद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इसके बारे में दी जाएंगी। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, रिसेंटली मुझे अवसर मिला, एक एनटीए का जो परीक्षा था, नीट की जो परीक्षा थी, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्वर के नाते जाने का,
वहाँ उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात जो मुझे देखने को मिली कि ऐसे परीक्षार्थी जो बाय द वे क्योंकि डायबिटीज़ से जो सफ़र करते हैं, उनके लिए ख़ास प्रावधान कर रखा था। भई कोई फ्रूट्स वग़ैरह को उसमें कोई पाउच वग़ैरह नहीं दिया जा सकता, लेकिन फ्रूट्स वग़ैरह उनको दिया जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार की बातों का बाकायदा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि परिस्थितियों के साथ-साथ, आवश्यकताओं के साथ-साथ नियम और कानून भी बनते चले जाते हैं और उसके अनुसार फैसला लेना पड़ता है। सर, परीक्षाओं का टाइमिंग क्या रहेगा इस परीक्षाओं का, और क्या-क्या चीज़ों का परीक्षा केंद्र में पहुँचते समय अभ्यर्थी ध्यान रखें? जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि अभी तिथि निर्धारित की गई है। टाइमिंग का जहाँ तक सवाल है, इसमें आमतौर पर कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले यदि अभ्यर्थी पहुँचते हैं तो उनका फ्रिस्किंग का बायोमेट्रिक वगैरह का जैसे प्रोसेस है वो ईज़िली हो सकता है। तो 10 बजे हम सुबह का जो स्तर होगा उसका रखेंगे टाइम, और जो शाम का स्तर है उसका टाइम हम 3 बजे का रखेंगे। सर, जून में बीएड की परीक्षा भी होनी है, तो कहीं ये मैच तो नहीं कर सकते? जैसा कि आपने बताया, जून में बीएड की परीक्षाएँ भी होनी हैं, तो रविवार का दिन है, उस दिन तो कोई परीक्षा की ऐसी संभावना नहीं है। उससे पहले दिन जो परीक्षा है L1 की, डीएलएड की जो परीक्षा है, उसमें ऐसी कोई संभावना, मुझे लगता है शनिवार को भी ऐसी दिक्कत आने की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, आपने बता दी पीएसयू को ही कॉन्टैक्ट दिया गया है, एंड टू एंड सारा काम हो गया। एक एजेंसी को जैसे कॉन्टैक्ट दिया जाता है, तो क्या कोई मतलब एक तरह से एक दूसरे की मॉनिटरिंग रहती है, 2-3 अलग-अलग संस्थाओं के पास जाता है, तो क्या मानते हो ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्या सोचा? क्वेश्चन अच्छा है आपका, लेकिन इसमें मैं यदि आपको ये बात बताऊं कि यदि हम एक एजेंसी को इस प्रकार का एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसमें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी जो ज़्यादा बढ़ जाती है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग के चांस नहीं रहते। दूसरी बात खास क्या है, जैसे कि 4 अलग-अलग फर्म होती हैं, यदि हम अलग-अलग से दें तो जैसे कि एक फर्म होती है जो हमें सीसीटीवी कैमरा की फैसिलिटी देती है, एक होती है जो फ्रिस्किंग की फैसिलिटी हमें देती है, एक होती है जो वीडियोग्राफी की फैसिलिटी हमें देती है, एक होती है जो बायोमेट्रिक की फैसिलिटी हमें देते हैं। और यही बात सेक्रेटरी साहब ने सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन था उस पर उठाई थी कि इसमें हम जिस प्रकार से L1 के आधार पर किसी परीक्षा को कंडक्ट करवाने का जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, L1 का मतलब है लोवेस्ट रेट पर, तो यदि कोई फर्म में रेट कम देकर के परीक्षा के मामले में गुणवत्तापूर्वक परीक्षा करवाने का यदि वो क्लेम करे, तो मेरे विचार से संभव नहीं है, क्योंकि उसको पहले कम्पीट करना होता है कि रेट्स कम हों, और जब रेट्स कम होंगे तो अवश्य ही वह कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करेगा, जैसा कि आमतौर पर ऐसा पिछले बार परीक्षा में देखने को ही मिला है। गुणवत्ता के साथ काफ़ी कंप्रोमाइज़ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी उस पर संज्ञान भी लिया है। तो यह बिल्कुल सही रहता है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज ये जो होती हैं, मतलब सभी एजेंसीज होती हैं, और कंप्रोमाइज़ यदि कहीं गुणवत्ता के साथ ये करते हैं तो इनको सेंटर के लेवल पर ब्लैकलिस्ट होने का डर रहता है। वहाँ कोई गुंजाइश इस प्रकार की नहीं होती है। सर, जैसे नीट का एग्जाम जिस प्रकार से लीक हुआ हो, तो एक संशय रहता है अभ्यर्थी में, कहीं लीक हो जाए, वो तैयारी भी करते हैं। बिल्कुल सही वैसे कहा। निपटान के लिए बोर्ड ने क्या पुख्ता प्रबंध किया? बिल्कुल सही आपने कहा है, और यह बड़ा निंदनीय है जिस प्रकार से इसमें भी मैं तो ये कहूँगा कि जैसी बातें सामने आ रही हैं, जैसे भी पेपर ये लीक हुआ है, इससे पेपर लीक होना ना होना एक अलग बात है। जो अभ्यर्थी परीक्षार्थी थे, जिस प्रकार के मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, वह सबसे बड़ी एक चूक मैं इसमें मानता हूँ, क्योंकि कोई अपने करियर के लिए जो बच्चा मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए जिस प्रकार से पूरा परिवार संघर्ष करता है, और बच्चा जिस प्रकार से मेहनत करता है, उसके बाद यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता होती है तो बच्चा टूट जाता है। मेरा अपना इस मामले में बता देता हूँ, बेटियाँ मेरी डॉक्टर हैं, और मुझे पता है नीट का एग्ज़ाम देने जब वो जाती थी, छोटी बेटी जब जा रही थी, बड़ी इंटेलिजेंट वो है, वो इतनी ज़्यादा प्रेशर में थी कि मैं खुद एक पिता होने के नाते समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स पर क्या असर इसका पड़ता है। तो ये बड़ा ही